नमस्ते। तो मैं आज आपको परमाणु संरचना पाठ के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगले 5 क्वेश्चन और अगले पार्ट में मैं उसके अगले 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। इस तरह मैं 67 क्वेश्चन है वो सारे आपको करवा दूंगा। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन की संख्या। और सबसे पहले एक चीज दिखाऊंगा आपको कि मैं आज लास्ट में जो लास्ट का क्वेश्चन होगा या मैं उसमें आपको एक चीज बताऊंगा जिसमें आपके एग्जाम में नंबर ज्यादा कट सकते हैं। और वो ऐसी गलती है जिसको ज्यादातर किसी लोगों को पता भी नहीं है और आपको भी मुझे पता नहीं होगा। वीडियो के साथ जुड़े रहे तो कि मैं आपको समस्या बता सकूं, वो प्रॉब्लम बता सकूं कि आप जैसे समझ जाए कि ये गलती हमें एग्जाम में नहीं करनी, वरना आपके आधा नंबर कट ही सकता है। और ऐसे हर पर्सन में कटे तो पता नहीं कितने नंबर कट जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। देखो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। देखो यानी कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। वो होता है 9.1 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ केजी। ठीक है, अब इसको ग्राम में बदलेंगे। केजी से ग्राम में बदलते हैं जब, तो हम उससे क्या करते हैं 1000 से गुणा कर देते हैं। 1000 बोले तो 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 और इसके साथ जब 10⁻3 गुणा होगी यानी कि 10⁻31 × 10⁻3, तो हमें पता है गुणा में घाते जब आता है समान हो तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 31 + 3 हो जाएगा। 31 + 3 होगा तो माइनस की संख्या, इसलिए संख्या माइनस में चली जाएगी। तो हमारा सूत्र आएगा -28। तो हमारे पास यहाँ पे -28 आ गया। और या इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक तो तरीका समझने का ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। हमने इसको ग्राम में क्यों बदला, सबसे पहले यहाँ पर जीएम का मतलब ग्राम ही है। ठीक है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं या सिर्फ ग्राम लिख सकते हैं। देखो क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ये नहीं पूछा कि 1 केजी में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहाँ पे पूछा है 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अगर यहाँ पर हम पूछा था 1 केजी में कितनी होती है तो यहाँ पर हम सिर्फ केजी को रखते हैं, इसका पक्षांतर कर देते पूरे को उस तरफ। लेकिन हमें ग्राम में पूछा है तो सबसे पहले इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। अब दूसरा इसको पढ़ने का तरीका हो सकता है कि ये हो सकता है कि 9.1 × 10⁻28 ग्राम द्रव्यमान है 1 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इतना द्रव्यमान है वो है 1 इलेक्ट्रॉन का। तो 1 ग्राम द्रव्यमान कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ही मेथड लगेंगे। तो यहाँ पर 1 ग्राम रख देंगे और 9.1 ग्राम, इसको इस तरीके से पता करो। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा समझो कि 9.1 × 10⁻28 × 1 ग्राम लिखा हुआ है। तो 1 ग्राम को यहाँ पर छोड़ दो, बाकी का पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के तरीके से लिखा है, आप इसको लिखो चाहे ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि 1 ग्राम का द्रव्यमान पूछा है तो यहाँ पर भी 1 ग्राम गुणा होगा। अगर 2 ग्राम का पूछेगा तो यहाँ पर 2 गुणा कर देंगे, 3 का पूछेगा यहाँ पर 3 गुणा कर देंगे। हमने यहाँ पर 1 ग्राम का पूछा तो यहाँ पर 1 ग्राम गुणा किया और यहाँ पर 9.1 × 10⁻28 ग्राम था, तो यहाँ पर ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप चाहे तो इसको यहाँ ना लिखे, सीधा भी छोड़ सकते हैं, सीधा सोल्व करेंगे तो भी आपका उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर हम देखो 10⁻28 ये ऊपर चला गया, 10⁻28 हो गया, नीचे बचा 9.1। ये यहाँ पर मैंने लिखा है, ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। आप इसको ना लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर तो यहाँ पर लिख देना 1 ग्राम द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है हमें। तो देखो 9.1 है, इसका भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ गुणा नहीं है तो मतलब 1 गुणा 1 के अंदर 9.1 का भाग देंगे तो मतलब 1 तो छोटी संख्या है, 9.1 बड़ी संख्या है। तो हमें 9.1 से बड़ी संख्या लेनी होगी। या तो हम ले सकते हैं 1 तो नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते, 100 लेनी पड़ेगी ताकि हमें गुणा करने में आसानी हो। तो देखो 10⁻28 इंटू यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट हटाया, 9.1 पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 गुना हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर 10 गुना हो गया। अब देखो ऊपर 10 हो गया, नीचे 91 हो गया। अब इसको 100 बनाएंगे, 100 बनाएंगे तो ये एक अपनी जो है ना वो इससे ले लेगा, तो यहाँ पर 10⁻27 हो जाएंगे और यहाँ पर 100 हो गए। 91 में 100 का भाग दो, बहुत ही आसान है। देखो मैं आपको देख के बता देता हूँ। 100 में 91 का भाग दिया हमने तो 91 में भाग जाएगा एक बार, तो यहाँ पर बचा 91 पीछे बचा 9 और पीछे क्या बच गया, कुछ है नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 0 उतारा। भाग अब भी नहीं जा रहा है 90 के अंदर भी, तो एक और भाग टूट जाएगा, यहाँ पर आ गया 0। अब देखो 91 में किसका भाग देंगे, देखो 91 में 9 का भाग देते हैं, यानी कि 9 से गुणा करते हैं, 9 एकम 9 और 9 में 81, ये वाला 819। अगर 9 बार भाग जाएगा तो 819 आएगा और 10 बार भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा 910। 910 तो 900 से बड़ी संख्या है, इससे छोटी संख्या लेंगे, ये 819 होगा और 819 लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो उत्तर है वो हमें 2 पॉइंट तक लेना होता है, पॉइंट के बाद 2 संख्या तक लेना होता है। हमने यहाँ पर 2 संख्या तक लिया है, तो यहाँ पर देखो सीधा उत्तर आ जाएगा 1.09 × 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। और फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी है। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास पूछा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और उसका आवेश क्या है। तो देखो 1 मोल में हमें पता है कण कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23, जिसे हमें एन और ए से इस तरीके से लिखते हैं, जिसका नाम है अवोगाद्रो स्थिरांक। ठीक है, तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो देखो इस 1 मोल का मतलब ये होता है कि इसमें कण है वो है 6.02 × 10⁻23। अगर ये अणुओं की बात होगी कि 1 मोल अणु कितने, तो यहाँ पर कण की जगह अणु लग जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की बात होगी इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, न्यूट्रॉन की बात होगी न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन की बात होगी प्रोटॉन लग जाएगा। तो यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पूछा है तो यहाँ पर जितने यहाँ पर कण है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर 1 मोल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो इतनी ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये मैंने लिखा 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हिंदी में लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हो अम और पेड़ के नीचे ई। ठीक है, तो वो होता है 9.1 × 10⁻31 केजी। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, वो होती है 6.022 × 10⁻23 और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान आ गया और हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की संख्या को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का 1 मोल में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गुणा किया 6.022 × 10⁻23 × 9.1 × 10⁻31 के दी, तो 6.022 × 9.1, यहाँ पर मैंने इसको अलग लिख दिया और इसको लिख दिया अलग, तो 10⁻23 - 31। तो यहाँ पर गुणा किया, यहाँ पर गुणा करना है आपको। अगर अब बड़ी क्लास में आ गए हो
सीधा तरीका किया करो। देखो 91 दूनी कितना होता है 182, 182 का 2 लग गया, हासिल कितनी गई 18, 91 दूनी 82, 182 और हासिल 18 कितने होगी 200, 200 यहाँ पर हासिल किया कि यहाँ पर जीरो उतर गया, यहाँ पर 20 और 91 अगर जीरो से गुणा किया जीरो तो ऊपर की हासिल नीचे आ गई, ऊपर क्या बचा 2, तो 91 इंटू 6 करेंगे तो वो क्या आएगा 546, 546 और ऊपर की हासिल 548 और 548 लिख देंगे। उसके बाद हमें पॉइंट कितनी संख्या पर लगाना है, इधर देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या 3, उधर कितनी 4, तो यहाँ पर लगा दिया पहले पॉइंट यहाँ पर आया था, हमने इसको 4 संख्या बता दिया 1 2 3 4, तो यहाँ पर था पॉइंट। इस पॉइंट को हमें आगे लेके जाना और भी, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉरी हाँ ये जो यूनिट होती है इसको हमें सिर्फ 0.9 से लेकर हम इसको लिख सकते हैं 9.9, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर मान लो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए 1 से लेकर 9.99, एक पॉइंट के बाद संख्या, एक पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो देखो सबसे आसान तरीका, आप सीधा, आपको अगर समझ आ चुका है तो आप सीधा कर सकते हो, मैं तरीका बता रहा हूँ, उससे आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हमें एक पॉइंट आगे लेके जाना है यानी कि 10, तो एक पॉइंट आगे लेके जाना है तो 10 से ऊपर गुणा करो, 10 से नीचे ले, अगर 2 पॉइंट आगे लेके जाने तो 100 से ऊपर, इस तरह जितने गुणा करने, जितने आगे लेके जाने ना उतने ही जीरो लगाकर उसको आगे एक लगाकर गुणा करेंगे, यानी कि एक लेके जाना है तो जीरो लगा दिया, आगे एक लगा दिया, 10 बन गया। यहाँ पर अब कौन सा पॉइंट खर्च होगा, 10 कौन सा खर्च होगा, देखो नीचे वाला 10 खर्च होगा, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ पर वापस पॉइंट हटा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, पॉइंट हटेंगे तो वापस 10 नीचे गुणा हो जाएगा, संख्या संतुलित रहेगी। तो ये 10 यहाँ पर खर्च हो गया और ये 10 यहाँ का यहाँ रह गया, तो देखो ये 10 की घात ये भी आधार समान है, तो यहाँ पर क्या होगी, घाते एक दूसरे से जुड़ जाएगी, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घाते एक घट जाएगी, तो 8 में से 1 घटेगा 7 आएगा, ये हमारे पास फाइनल उत्तर आ गया। उसी तरह एक मोल में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो एक मोल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10 की घात 23, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। आप इसको थोड़ा आगे लिखना चाहो तो 1.67 इंटू 10 की घात -19 लिख सकते हो, लेकिन आप 1.6 भी करोगे तो भी आपको उत्तर एकदम सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा संख्याओं में इतना मेल जोल नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैंने 1.6 लिखा, 16 मान लिया हमने। तो 16 दूनी 32 का 2 हासिल गई 3, 16 दूनी 32 से 3 35 का 5 हासिल गई 3, तो यहाँ पर आ गया 16 0 तो 3 का 3 और 16 छक्का, तो यहाँ पर इस तरह से आ गया 5.63 इंटू 10 की घात 4 कूलम, ठीक है। इसको सोल्व किया तो ये तो हमारे पास सीधा ही आ गया, क्योंकि पॉइंट के साथ करनी नहीं पड़ेगी, ये हमारा फाइनल उत्तर है। तो दूसरे का हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि CH4 के एक मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो देखो CH4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी CH4 का सिर्फ एक अणु की बात हो रही है, ठीक है। तो CH4 एक अणु मतलब ये हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि जब वो उदासीन होता है, जैसे उसके ऊपर प्लस या माइनस का कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संतुलित होते हैं, बराबर संख्या में होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन कैसे निकलते हैं, यानी कि हमें पता है कि प्रोटॉन बराबर होता है, यानी कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना होगा प्रोटॉन, तो C का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, तो यहाँ पर हमने लिखा प्रोटॉन 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 6, ये तीनों चीजें बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया, और हाइड्रोजन के कितने प्रोटॉन एक में होता है 1, तो 4 में कितने हो गए 4, तो 6 + 4 10 हो गई हमारे पास CH4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हमें यहाँ पर अब हम एक मोल का पूछा है कि एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हमें पता होना चाहिए एक मोल में अणु कितने, सॉरी कण कितने होते हैं, तो एक कण होते हैं 6.022 इंटू 10 की घात 23, जिसे हम अन्य से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका मतलब होता है अवोगाद्रो स्थिरांक। तो एक मोल में जब हमें, और मैंने आपको ये भी बताया था जब वो कण के लिए बात हो तो उसमें कण लिखेंगे, अगर परमाणु के लिए बात होगी तो 6.022 इंटू 10 की घात 23 कण होंगे, और जब अणु की बात होगी तो यहाँ पर अणु लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अणु की बात चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि CH4 एक अणु है, परमाणु का नहीं, परमाणु तो केवल एक को कहते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ एक की बात होती है तो हम कहते हैं कि कार्बन या हाइड्रोजन इतने परमाणु, लेकिन अणु की बात हो रही है तो एक मोल में CH4 के अणु कितने हैं, वो है 6.022 इंटू 10 की घात 23, और CH4 के एक मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन था। तो देखो अब हमारे पास क्या क्या चीजें उपलब्ध है, हमारे पास एक मोल में CH4 के अणु है कि एक मोल में इतने अणु होते हैं, और एक अणु का कितना, एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन, एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10, और एक मोल में अणु कितने होते हैं, इतने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वही सिंपल सा तरीका है हमारे पास कि अगर हमारे पास अणु दे रखा है कि CH4 में इतने अणु होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है एक में होते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे पढ़ा कि एक CH4 के अणु में कितने हैं, तो वो है 10, एक CH4 में इतने हैं, और एक मोल में CH4 कितने हैं, वो इतने CH4 के खुद के अणु इतने हैं, यानी कि ये संख्या है, जैसे 2 CH4 3 CH4, तो यहाँ पर देखो एक मोल में CH4 कुल इतने हैं, ठीक है, और एक CH4 में इलेक्ट्रॉन कितने इतने हैं, और एक का जब इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा, और यहाँ पर खाते जुड़ गई है। दूसरा है कि कार्बन 14 का द्रव्यमान 14 ग्राम है। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा कि कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की कुल संख्या और द्रव्यमान बताओ, न्यूट्रॉन की कुल संख्या और द्रव्यमान बताना है, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर देखो हमें पता है कार्बन का जो होता है वो Z परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, और इसका द्रव्यमान होता है, इसको आप लिखो मोलर द्रव्यमान, ठीक है, ये हमारे मोलर द्रव्यमान होता है ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, तो ये हो गया 14 ग्राम। और हमें एक चीज का पता होना चाहिए, मैं अभी आपको बताता हूँ कि
14 और जब इसको बदलेंगे हमें मिलीग्राम, मैंने इसको क्यों बदला है, बाकी क्वेश्चन नहीं बदले, इसमें क्यों बदला है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दिया गया है 7 मिलीग्राम। 7 मिलीग्राम में न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है, उसका द्रव्यमान बताना है। तो 7 मिलीग्राम में बताना है तो इसको पहले मिलीग्राम बदलेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है 1 ग्राम में कितने 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो हमने 1000 से गुणा किया, यानी 10⁻³ इतना आ गया। एक चीज का हमें पता होना चाहिए कि मोलर द्रव्यमान और 1 मोल बराबर होते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये कहूँ ना कि 1 मोल, 1 मोल उसी के बराबर होगा उस परमाणु का जितना मोलर द्रव्यमान होगा ना, मोलर द्रव्यमान वही उसका 1 मोल होगा। कि 1 मोल का द्रव्यमान कितना है, तो वो हमें ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और 1 मोल और मोलर द्रव्यमान एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं कि कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। तो दूसरे क्वेश्चन मैं पूछूं कि 1 मोल में कितना द्रव्यमान है, तो आप कहोगे 12 ग्राम। उसका मतलब ये होता है कि 12 ग्राम प्रति मोल, यानी कि 1 मोल में 12 ग्राम है। और जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाते जाएंगे कि 2 मोल कितना होगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए ये चीजें बराबर होती है, 1 मोल और मोलर द्रव्यमान एक दूसरे के, ठीक है। एक संख्या बराबर नहीं होती है, इस तरीके से इसको पढ़ो कि 1 मोलर द्रव्यमान होता है मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे ये हमारे पास है मोलर द्रव्यमान है, कार्बन, कार्बन सिर्फ एक परमाणु दिया गया है हमें। कार्बन का हमारे पास जो मोलर द्रव्यमान है वो 14 ग्राम है। 14 ग्राम में होगा ना, हाँ दिया गया हमें 14 ग्राम है, क्योंकि और कार्बन 14 का 14 ग्राम क्यों लिया है, ठीक है। तो उसका भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ 14 है, तो कार्बन में बस क्या होता है 12 13 14 होते हैं, यहाँ पर 14 लिया है तो मिलीग्राम में ले लिया। अब इसको चाहे इस तरीके से पढ़ सकते हो कि मिलीग्राम, और दूसरा है कि 1 मोल कार्बन 14 के परमाणु कितने हैं, यानी कि 1 मोल में कार्बन 14 के परमाणु कितने होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो अवोगाद्रो स्थिरांक होता है उसको जब आप परमाणु के लिए पढ़ोगे तो उसको पढ़ोगे, अणु के लिए पढ़ोगे तो अणु पढ़ोगे, वरना और कण के लिए पढ़ोगे कण पढ़ोगे। यहाँ पर परमाणु के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आगे 6.02 × 10⁻23 परमाणु होते हैं 1 मोल में। तो मैंने ये भी बताया था कि 1 मोल मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। मोलर द्रव्यमान क्या 14 ग्राम, इसको हमने बदल दिया 14 × 10⁻³ मिलीग्राम। तो यहाँ पर देख पढ़ो 14 × 10⁻³ ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है, समझो इस चीज को। 14 × 10⁻³ मिलीग्राम में कार्बन 14 के परमाणु कितने होंगे, 1 मोल में इतने हैं, तो इसमें ये चीजें तो बराबर है ना एक दूसरे के, तो ये भी इतने ही होंगे। और अब हम एक मेथड का यूज लेंगे, आपको सीधा अगर कोई मेथड लगाना था ना, तो आप सीधा ये चीज सीधे लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपको सीधा समझ नहीं आता तो इस चीज को थोड़ा समझे कि यहाँ पर देखो इसको ऐसे पढ़ो, यहाँ पर तो सिर्फ 14 × 10⁻³ मत पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो 14 × 10⁻³ इंटू 1 mg लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक सबसे पहले 1 मिलीग्राम का निकालेंगे। तो 1 मिलीग्राम में कार्बन 14 के परमाणु कितने हैं, तो इसका पक्षांतरण कर दिया, तो ये पक्षांतरण करने पर ये उत्तर आ गया हमारे पास। हमें पता है भाग में घाटे घटती है, तो 23 में 3 घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 20। अब देखो ये हमारे पास एक का है कि एक में कार्बन 14 के परमाणु में 1 मिलीग्राम है, 7 मिलीग्राम कितने होंगे, तो इसको 7 से गुणा कर देंगे। तो मैंने वही चीज नीचे की है, तो 7 से गुणा कर दिया, तो उससे गुणा करने पर हमारे पास उत्तर ये आया। देखो 7 से 2 कट जाएगा, तो इसको गुणा। तो यहाँ पर क्या कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या पूछी, तो न्यूट्रॉन की संख्या में पता क्या होती है, वो होती है a-z, यानी 14 में 6 घटे तो बचा 8, 7 मिलीग्राम है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि 7 मिलीग्राम में कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखो एक C14 में कितनी होती है, 8 होती है। और 7 मिलीग्राम में परमाणु कुल कितने होते हैं C14 के, वो होते हैं 3.011 × 10⁻20। और एक में इतने होते हैं, इनको इनसे गुणा कर दिया तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2.4 × 10⁻21। और यहाँ पर देखो अगर पॉइंट से आप समझना चाहो, यहाँ पर देखो पॉइंट दिए तो ऊपर 10 से गुणा किया, नीचे भी 10 से गुणा किया। यहाँ पर पॉइंट खर्च होगा वो नीचे वाला होगा, ऊपर वाला होगा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 10⁻21 आ गया। और उसमें बात पूछा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान बताना है। तो देखो कुल न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 मिलीग्राम में। यहाँ पर देखो 7 मिलीग्राम में वो कार्बन 14 के परमाणु की संख्या है, और यहाँ पर है न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब ये मिलेना है। न्यूट्रॉन की संख्या है, ये कुल न्यूट्रॉन है जो 7 मिलीग्राम में वो तो इतनी है, और एक न्यूट्रॉन का होता है इतना, तो इसको इससे गुणा कर देंगे और इससे उत्तर आ जाएगा। तो ये देखो गुणा किया इसका इससे। और यहाँ पर देखो आप गुणा करना चाहो, आपको अगर याद, यहाँ पर देखो सार्थक अंक कितने 2 है और यहाँ पर कितने 3 है। और हमारे पास सार्थक अंक का गुणा भाग नियम क्या था कि जो सबसे छोटी संख्या में सार्थक अंक होगा उतनी सार्थक अंक रखने हैं। यहाँ पर देखो सार्थक अंक कितने 2 है, तो इसलिए मैं 2 सार्थक अंक ही लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं लेने। और यहाँ पर चाहो तो आप इसको पूरे को गुणा कर सकते हो, और अगर आपको उत्तर आसानी से निकलना है तो आप सिर्फ 1.6 से गुणा करो, 7 को छोड़ सकते हो, और तो भी उत्तर आपका सही आएगा। बस आपको लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 4 नहीं लिखना है, 4.0 लिखना है, क्योंकि पॉइंट के साथ 0 भी वो सार्थक अंक होता है, इसलिए 10⁻⁻6 kg ये हमारे पास फाइनल उत्तर है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि NH3 में प्रोटॉन की संख्या बतानी है। तो देखो NH3 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी मतलब एक क्वेश्चन पहले करवाया था, ये उससे लगभग मिलता जुलता, थोड़ा बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा। जैसे न्यूट्रॉन की संख्या निकालेगी उसी तरह प्रोटॉन की संख्या निकलेगी। तो NH3 का मोलर द्रव्यमान हमारे पास क्या होता है, और ये मैंने क्यों निकाला मोलर द्रव्यमान, ये आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से हल होते हैं। क्योंकि देखो NH3 में हमें प्रोटॉन की संख्या पूछी है, लेकिन अगर 1 मोल NH3 में पूछता प्रोटॉन की संख्या तो निकालना आसान था हमारे पास, क्योंकि एक NH3 में होते हैं 6.022 × 10⁻³ ये अणु होता है, क्योंकि NH3 ये अणु है। और एक में कितने होते हैं 10 प्रोटॉन होते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 मोल का नहीं पूछा है, या 17 ग्राम का पूछा होता ना तो भी हमारे पास उत्तर वही होता, लेकिन यहाँ पर 34 मिलीग्राम का पूछा है ना। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में है
पूछा गया है 34 मिलीग्राम का, इसलिए हमारे पास निकालना होगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए 1 मोल में कितने प्रोटॉन होते हैं, और फिर अभी निकालेंगे कि 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन होते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा। देखो NH3 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, देखो मोलर द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, नॉर्मल द्रव्यमान ही होता है ये, बस उसके पीछे ग्राम लगा देते हैं 17 ग्राम। और अब इसको मिलीग्राम में क्यों बदले, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 34 मिलीग्राम दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर बदला। तो हमें पता है ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, यहाँ पर 10⁻³ मैंने गुणा कर दिया। और 1 मोल में NH3 के अणु कितने होते हैं, वो होते हैं ये। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये अणु है, ठीक है ना, ये NH3 के अणुओं की संख्या है। और यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि अवोगाद्रो, इसको हमें अन और ए से दर्शाते हैं। अवोगाद्रो स्थिरांक, और इसका मान जब कण के लिए पढ़ेंगे तो इसको कण पढ़ेंगे, अणु के लिए पढ़ेंगे अणु पढ़ेंगे, परमाणु के लिए पढ़ेंगे परमाणु पढ़ेंगे। तो देखो अर्थात इसका मतलब यही होता है कि 1 मोल, मैंने पहले बताया था कि 1 मोल और मोलर द्रव्यमान एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, ठीक है ना। मोलर द्रव्यमान ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, यानी कि अब हमें पता है इसका नॉर्मल जो द्रव्यमान होता है ना, मोलर द्रव्यमान, वो क्या 17 ग्राम है, और 17 ग्राम ही 1 मोल है। मतलब ये दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर है, हर परमाणु के लिए अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 मोल 1 ग्राम के बराबर है, और इसके लिए 17 ग्राम 1 मोल के लिए बराबर है, इस अणु के लिए। तो देखो 1 मोल में कितने होते हैं, इतने अणु होते हैं, ये आपको पता है। इसका अर्थात क्या है, इसका अर्थ क्या है निकल रहा है। तो देखो ये भी 1 मोल के बराबर, ये भी 1 मोल के बराबर, हमें ये पता है इस चीज का। तो देखो इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि 17 × 10⁻³ मिलीग्राम में NH3 के अणु है, वो इतने हैं। तो 1 मिलीग्राम में कितने होंगे, तो ये इतने होंगे। अगर आपको सीधा निकालना हो सीधा निकाल सकते हो इकाई मेथड से। अगर आपको इकाई मेथड सीधा लगाना नहीं आता, अगर सीधा लगाना है तो आप ये लाइन छोड़ सकते हो, सीधा ये लिख सकते हो। अगर आपको सीधा समझ नहीं आता तो ये भी लिख देना और ये भी लिख देना। देखो ये लिखा, इस तरीके से हल किया, हमारे पास 6.02 × 10⁻17 लिख दिया। और हमें पता भाग में घाते क्या होती है, माइनस होती है। यहाँ पर 23 में से 3 गए, 20 बचा। और यहाँ पर देखो 1 मिलीग्राम का इतना था, तो हमें 34 मिलीग्राम का निकालना है। तो हमें 34 मिलीग्राम निकालने के लिए 34 का गुणा कर दिया, 17 दूनी 34, 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 12.044 × 10। यहाँ पर छोड़ोगे आपके उत्तर गलत कर देंगे, नंबर काट लेंगे अगर उत्तर सही भी किया तो। देखो हमें यार उत्तर सही किस तरीके से होगा, तो चलो यहाँ पर तो सही है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखो NH3 के एक अणु में कितने प्रोटॉन है, सिर्फ NH3 का पूछा है, ठीक है। NH3 में कितने होते हैं हमें पता है, नॉर्मल होते हैं, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक के साथ हाइड्रोजन में 1 होता है, तो 1 × 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो कितने आगे 10, ये हमारे पास 10 आगे। और अब पूछना है कि 34 मिलीग्राम NH3 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो 34 मिलीग्राम को हमें पता होना चाहिए कि कुल अणु कितने NH3 के, एक अणु का इतना है तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 34 मिलीग्राम इतने अणु है, इसका 10 से गुणा किया तो हमारे पास आएगा 12.044 × 10⁻21, क्योंकि 10 है वो इसके साथ जुड़ गया 20 के साथ, एक घात है इसके ऊपर भी, एक घात इसके ऊपर जुड़ गई, ठीक है, घात हमेशा जुड़ती है। अगर उत्तर इसको यहाँ पर छोड़ोगे तो गलत होगा, क्योंकि हमारे पास जो अवोगाद्रो स्थिरांक होता है उसको 1 से लेकर 9 पॉइंट तक लिखते हैं, ठीक है, 9.99 या 1 से लेकर, मतलब पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के बाद एक से आगे एक ही संख्या होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक संख्या रखनी, पॉइंट यहाँ पर लाना पड़ेगा। और मैंने पहले बताया था, ऊपर 10 से गुणा कर दो, नीचे 10 से गुणा कर दो, फिर ये देखो कि कौन सा 10 खर्च होगा, इसमें नीचे वाला 10 खर्च हो जाएगा, तो और ये 10 21 से गुणा होगा तो घाते जुड़ जाएगी, और 21 से 1 22 हो जाएंगे। ये हमारा उत्तर एकदम सही है। तो तीसरे सवाल में हमारे पास क्या है कि हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है, हमें कुछ तत्व दे रखे हैं। देखो तत्व दे रखे हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरीके से निकाल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो Z होता है, जिसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है आपको पता है, ये होता है हमारे पास प्रोटॉन के बराबर, यानी जितने परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संतुलित होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। ये इलेक्ट्रॉन का पूछा तो नहीं, लेकिन फिर भी बता दूं प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, जिसमें ऊपर धनावेश और ऋणावेश का चिन्ह ना लगा उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। और अगर धनात्मक का चिन्ह लगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और ऋणावेश का चिन्ह लगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास मिले हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। वो तो आपको आगे के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको सीधा नॉर्मल चीजें बता देता हूँ। और जो ए होता है ना, ए यानी कि परमाणु द्रव्यमान, ये हमारे पास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियंस, दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं न्यूक्लियंस। ए क्या है, एक ए है न्यूक्लियंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, यानी न्यूक्लियंस का योग। इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये सूत्र बन जाता है हमारे पास कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है वो ए के बराबर होता है। और यहाँ पर देखो प्रोटॉन पूछे हैं तो वो परमाणु क्रमांक के बराबर है, तो देखो यहाँ पर 6 है। और न्यूट्रॉन का पूछा है तो देखो क्या है न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन पक्षांतर तो क्या होगा a माइनस पी, यानी कि यहाँ पर देखो a क्या है 13, तो 13 माइनस पी यानी 6, तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा 7। तो यही हमारे पास न्यूट्रॉन का उत्तर है। इसी तरीके से मैंने दूसरे सवाल किए, आप इसको देख कर समझ सकते हो, बहुत ही आसान था। चौथा सवाल भी हमारे पास बहुत आसान है, जिसमें हमारे पास Z परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, और हमें बताना है उस तत्व को किस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है ना। और इसको हमें परमाणु को पूर्ण प्रतीक लिखिए। पूर्ण प्रतीक लिखने का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, जरूर नहीं है कि आपको पता ही हो कि Z बराबर 17 पर क्या होता है। आज 17 पर क्लोरीन होता है, ये मुझे पता है, जैसे आपको बहुत लोगों को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। तो अगर आपको ऐसे कोई चीज आ जाती है जो आपको पता नहीं है, वैसे तो आपको सारणी याद होनी चाहिए, क्योंकि आप सीनियर क्लास में आ चुके हो और 12वीं में बहुत काम आएगी। लेकिन अगर आपको याद ना होना कि क्या है, तो आप ये लिखोगे ना x के ऊपर, सिर्फ आपको पता होना चाहिए लिखा किस तरीके से जाता है। जो परमाणु द्रव्यमान a होता है उसको लिखते हैं यहाँ पर, इसका सूत्र क्या होता है x, यहाँ लिखते हैं a और यहाँ पर लिखते हैं p, या कह सकते हैं z, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन बराबर होते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं z।
ये लिखने का तरीका होता है, सिर्फ हमें तरीका पता होना चाहिए, जरूर नहीं है कि हमें पता ही हो कि 17 बराबर क्लोरीन ही होता है। अब ये भी लिखोगे ना तो भी आपका उत्तर एकदम सही होगा, और अगर ये ना लिखो तो आप, अगर आपको याद है तो और भी अच्छी बात है, तो ये लिख देना कि क्लोरीन, यहाँ पर लिख देना 35 और यहाँ पे लिख देना 17, और ये यूरेनियम होता है 92 नंबर पर, यहाँ लिख देना 233, यहाँ लिख देना 92। यहाँ पर देखो, ये देखो 4 पर क्या होता है, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, ये देखो बेरिलियम, यहाँ पर 9 लिख देना, यहाँ पर 4 लिख देना। तो पांचों क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लैम्डा दे रखा है, लैम्डा का मान है 580 इंटू एनएम लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आपको एनएम क्या है, तो हमें जो हमें पहला पार्ट था उसमें कुछ राशियां बताई हुई थी, एन एम और म्यू था, कुछ ऐसी संख्या थी, माइक्रो था, मेगा था, गीगा था, उनका मतलब बताया। तो ये उसी से निकला है कि एन का मतलब होता है नैनो, जिसका मान होता है 10⁻⁹, और एक होता है 10⁶ भी होता है, वो भी अगले क्वेश्चन में आएगा। लेकिन ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हमने इस तरीके से सोल्व किया। तो इस लैम्डा का मान हमने इसमें क्यों नैनो में क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारा जो आगे जो संख्या आएगी वो हमारे पास मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में है, तो वहां पर हम एन में नहीं रख सकते, इसलिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए, इसलिए एग्जामिनर में क्वेश्चन घुमा के दे रहा है। और मेरे पास दे क्या रखा है, एक दे रखा है आवर्ती, दूसरा लिखा है लैम्डा दे रखा है, और हमें संख्या का पूछा है। इन तीन चीजों हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अब हमें इससे समझना होगा इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। एक तो सूत्र ये होता है कि वी, ये देखो ये अलग है, ये आवर्ती है, और ये वी यानी वेग है, जिसका मान क्या होता है, लैम्डा इंटू आवर्ती होता है, ठीक है। ये आवर्ती यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आवर्ती है ही नहीं, हमारे पास आवर्ती निकालनी है, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। दूसरा सूत्र क्या होता है, दूसरा सूत्र होता है हमारे पास ये वाला कि लैम्डा बराबर सी और आवर्ती, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं हम न्यू, ठीक है ना, ये होता है न्यू, ये सूत्र लगेगा, क्योंकि देखो सी का मान हमारे पास है, लैम्डा दे रखा है, तो ये एक मान आ जाएगा। तो देखो हमने सूत्र लगाया इस तरीके से। सी क्या होता है, सी अगर देखें तो यहाँ पर देखो वेग ये, लेकिन यहाँ पर प्रकाश के लिए लिपट है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश का वेग होगा ये जो होता है 3 × 10⁸ में पता होना चाहिए मान। तो ये प्रकाश का वेग है जिसका मान है 3 × 10⁸। तो हमने सोल्व किया इसको, देखो, और ये देखो एक दूसरे बटा में ऊपर चला जाएगा तो 8 + 9 हो जाएगा, तो घाटी जुड़ जाएगी, 3/580 हो गया। तो ये हमने सोल्व किया, तो देखो 8 + 9 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ 8 + 9 होता है वो 17 होता है, लेकिन देखो हमने यहाँ पर 14 क्यों लिखा है, देखो यहाँ पर हमारे पास 3000 कर दिया हमने इसको, मतलब इसको 3 जीरो दे दिए है ना हमने, पहले था 10⁻17, तुम 3 जीरो इसको दे दिए, तो हमारे पास क्या होता है 10⁻14 बचा, क्योंकि 3 जीरो इसको दे दिए हमने, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻3 लिख सकते हैं 3 जीरो को, ठीक है। तो इसको हमने सोल्व किया तो 0 से 0 देखो कट गया, इसको हमने काटा तो ये हमारे पास आया 150, 2 के पाड़े से, और इसको काटा तो ये हमारे पास आएगा 29। अब 29 का जब 150 में भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 5.17 × 10⁻14, और ये सेकंड इनवर्स है, हमें पता होना चाहिए आवर्ती है वो सेकंड इनवर्स में ही आती है। और सेकंड इनवर्स को क्या कहते हैं, 1/s को कहते हैं हर्ट्ज, इसको हम हर्ट्ज पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम अब हर्ट्ज भी लिख सकते हो। और दूसरा है कि हम आवर्ती संख्या बतानी कि आवर्ती संख्या कितनी है, आवर्ती संख्या लैम्डा क्या व्युत्क्रम होती है, यानी 1/λ, तो 1 में लिख दो लैम्डा की संख्या लिख दी हमने, देखो जो कि मीटर में, और जो मीटर इनवर्स में आएगी आवर्ती हमेशा, तो 1/580 लिखा इंटू 10⁹ कर दिया हमने। और देखो यहाँ पर भी यही हुआ है कि यहाँ पर देखो 580 छोटा है, सॉरी बड़ा है, और 1 छोटा है, तो हमने यहाँ पर इसको 1000 बनाना होगा, तो 580 बड़ी संख्या होगी तो भाग देने में आसानी होगी, तो हमने इसको 3 जीरो इसको दे दिया, तो यहाँ पर क्या बचा 10⁶, और इस तरीके सोल्व किया। देखो यहाँ पर है मीटर इनवर्स, तो यहाँ पर देखो इसको सोल्व किया हमने, तो ये 0 से 0 कट गया, वापस इसको काटेंगे 50 बार, इसको काटेंगे तो 29 बार, 29 के अंदर 50 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1.72 × 10⁶ मीटर इनवर्स। यही हमारा क्वेश्चन का अंतर है, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि 5वां क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए जुड़ने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बता देना कि अगला कौन से क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आया और कौन से मैं अपना बेहतर बता सकता हूँ, मुझसे कोई गड़बड़ी होगी तो बता देना। और धन्यवाद।